बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम HTML को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ HTML, कैसे उसमें वेबसाइट्स बनाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ते हैं कि हमारे पास इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है। आपको पता है, अगर मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप किसी दूसरे लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बातें करना चाहता है, तो क्या होगा? असल में जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ऐसी मतलब कंबाइनली आप कोई वर्क करते हैं, तो उसके लिए दो कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना इज़ द नीड ऑफ द डे। तो जब इंटरनेट ईजाद नहीं हुआ था, उस वक्त यही ज़रूरत महसूस हुई कि कैसे हम दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मैं इसको, पहले तो तार होते थे, तो मैं इसको एक तार के साथ कनेक्ट कर लूँगा और उसी तार को दूसरे लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर दूंगा, तो वो दोनों लैपटॉप्स एक दूसरे के साथ फिर कम्युनिकेट कर सकेंगे। कम्युनिकेट का मतलब ये है कि एक दूसरे को फाइल्स भेज सकते हैं। अब चूंकि वाईफाई आ गया है, वायरलेस नेटवर्क्स हैं, वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं होता, वायरलेस, तो ऐसे हम अब थ्रू द वाईफाई भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ जाए ना माई कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पे एक वो दिखाई दे रहा होगा, नेटवर्क। ठीक है। अगर आप अपना अच्छा, ये कह रहे हैं फाइल शेयरिंग इज टर्न ऑफ, सम नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड डिवाइस माइट नॉट बी विजिबल, क्लिक टू चेंज। तो मैंने टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग। तो मैं अब इसको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब ये देखिए, मेरा कंप्यूटर यहाँ पे आ गया है। अब अगर आपका कोई दूसरा कोई किसी के पास लैपटॉप है, हाँ, आप लैपटॉप निकालें ज़रा। कौन सी विंडो है आपके पास? विंडोज़ 10 है। ठीक है। आप नेटवर्क टैब में जाएं। वाईफाई के साथ कनेक्टेड है आप? नाइस। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका कंप्यूटर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर वो एक दूसरे के साथ फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये देखिए, मुझे अपना कंप्यूटर नज़र आ रहा है। ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस दूसरे कंप्यूटर्स मेरे कुछ फाइल्स देख सके, मैं उनके साथ अपने कुछ फाइल्स शेयर करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जो भी फाइल उनके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेट से इस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैं नेटवर्क में आ जाऊंगा और अपने इस कंप्यूटर के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो वो क्या होगा कि वो दूसरों को भी नज़र आएगा। आई गेस मैंने वहाँ इसको कॉपी नहीं किया। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, नहीं हो रहा, पेस्ट नहीं आ रहा। सो यहाँ पे, अच्छा, अगर मैं इस फाइल आ जाऊँ और मैं शो मोर ऑप्शंस करूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ करूँ और मैं सिक्योरिटी में जाऊँ, तो यहाँ पे फुल कंट्रोल, चेंज, एडवांस। ठीक है। तो जो फाइल्स आप कनेक्ट कर लिया आपने? आ रहा है? कनेक्ट करें। अच्छा, यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, मतलब कुछ वो है, प्रोटोकॉल्स हैं कि आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड उसको आप देंगे तो मेरे साथ कनेक्ट होंगे। तो फिर मकसद मेरा ये है कि अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ, तो क्या आपको मेरे सारे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा? सवाल ये है, क्या होगा? एग्जैक्टली जो फाइल्स मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और सिर्फ वही फाइल्स इसको नज़र आएंगी। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ टू कंप्यूटर्स। अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे और दुनिया के सारे कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं,
तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो आप ऐसा सोचें कि एक तार है, एक तार गया हुआ है, और उस तार के साथ हर एक कंप्यूटर दुनिया का जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो उस तार के साथ उससे कनेक्शन मिल जाता है। आपको पता है, अगर हम यहाँ पे चले जाएं और हम यहाँ पे सबमरीन केबल्स हम दे देना, तो सबमरीन्स केबल्स मैप में हमें पूरा का पूरा वो आ जाएगा कि दुनिया में डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स है और ये चीज़ें हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ यूजिंग द सबमरीन वायर्स वो कनेक्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से लोड हो रहा है, आई गेस। हाँ, ये देखिए, ये सारे तार हैं फिजिकली, ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ख्याली तस्वीर है, ये रियल में वायर्स है जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गए हुए हैं, ठीक है। सो द इंटरनेट इज बेसिकली व्हाट इट इज द कनेक्शन ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो अगर हम इंटरनेट के साथ दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ ब्राउज़र? ब्राउज़र क्या है? देखिए, आपको नीचे डिफरेंट आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, ये एक गूगल का ब्राउज़र है, ये एक ईमेल का एप्लीकेशन है जिसमें मैं अपने ईमेल्स देख सकता हूँ, ये प्रेजेंटेशन का वो है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं इसको, पावर पॉइंट है। तो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। इसी तरह से ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, और इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है? इस एप्लीकेशन का मकसद ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को उसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब ये है कि हम डिफरेंट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मसलन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं गूगल के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट, मतलब मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूँ और वो मुझे कुछ डेटा भेजे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे एक एड्रेस दूंगा। क्या दूंगा? एक एड्रेस दूंगा, ठीक है। जिस एड्रेस से, अब देखिए कितने, मतलब बहुत बिलियंस डिवाइस हैं दुनिया में जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। अब हम एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को कैसे पहचानेंगे इन द इंटरनेट? हम उसका एड्रेस देंगे। अगर कोई लेट से अहमद इजाज को वो करना चाहता है, फाइंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो दुनिया में बहुत सारे अहमद इजाज होंगे, बहुत सारे इंसान हैं, तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि वो उसको अपना एड्रेस बताएगा, पिन पॉइंट एड्रेस बताएगा कि यार मैं फ़लाँ हॉस्टल में, फ़लाँ रूम में, फ़लाँ सिटी में, फ़लाँ मुल्क में रहता हूँ, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर्स भी हैं। हर एक कंप्यूटर का अपना एड्रेस होता है, और वो एड्रेस अगर हम दे दें तो हम उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब वो कंप्यूटर, google.com का कंप्यूटर, गूगल का कंप्यूटर कहाँ पड़ा है, उसका एड्रेस क्या है? वो है google.com। तो हम ब्राउज़र में इसको एड्रेस बार कहते हैं। इसके अंदर किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस देंगे, ठीक है। जब हम इस एड्रेस को दे देंगे और वो कंप्यूटर हमें जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो हमें इन द फॉर्म ऑफ अ पेज नज़र आ जाएगा। ये देखिए एक पेज है ना, ठीक है, जिसको वेब पेज या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। सो what is browser? Browser is an application in which we can communicate with other computers, right? We can request to some computer and it returns some data to us. Make sense? अच्छा, वेबसाइट और वेब पेज क्या है? जब हम ब्राउज़र के अंदर किसी कंप्यूटर को एड्रेस बार में किसी कंप्यूटर का एड्रेस दे देते हैं और वो कंप्यूटर हमें जो डेटा जवाब में दे देता है, इट इज़ अ पेज, राइट। और उस पेज को वेबसाइट या वेब पेज कहते हैं। जब वेबसाइट एक एप्लीकेशन की सूरत इख्तियार करे, जिस तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, ये अगर आप यूज़ करते हैं, अगर ब्राउज़र को आप इग्नोर करें तो बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि एक डेस्कटॉप जैसा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन को, जो ऐसे वेबसाइट्स को जो कि बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं और उसमें यानी डेस्कटॉप जैसा फील होता है, तो उसको हम
वेब एप्स कहते हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस या वेब एप्स। अब आते हैं मार्कअप लैंग्वेज की तरफ। ये तो समझ आ गई ना कि ये हम अब हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स हैं। गूगल एक कंपनी है, उसका जो ब्राउज़र है उसको क्रोम कहते हैं। फायरफॉक्स एक कंपनी है, उसका फायरफॉक्स है कि क्या है, मोजिला। मोजिला एक कंपनी है, उसका जो ब्राउज़र है उसको फायरफॉक्स कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। अब रोटी सब एक बनाते हैं, एक ही रोटी है लेकिन डिफरेंट लोग उसको बनाते हैं, तो उस अपनी ब्रांडिंग सब लोग करते हैं। ब्राउज़र सारे सेम है, सबका काम क्या है कि हम उसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एक्सेस करेंगे? सो हियर कम्स द एड्रेस। हम एड्रेस देंगे और वो कंप्यूटर हमें जो डेटा देगा वो एक पेज में हमें नज़र आ जाएगा। और इस पेज को वेबसाइट, वेब पेज, वेब एप्लीकेशन, जो भी आप कह लें, इसको वो कहते हैं। अब सवाल ये है कि अब इस पेज में आप देखें, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है गूगल, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पे एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी बटन है, ये भी बटन है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऊपर। ये एक बटन है जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह वो ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। दीज आर द फैंसी टर्म्स। अब कैसे हम इस पेज को अगर हम बनाना चाहते हैं बीइंग अ वेब डेवलपर, तो हम कैसे करेंगे? लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें कि जब आप किसी कंप्यूटर को ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली वो कंप्यूटर, नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली वो कंप्यूटर आपको 3 किस्म के फाइल्स देता है। कितने किस्म के? 3 किस्म के। फर्स्ट HTML, दूसरा CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। तीनों फाइल्स आपको दे देता है, और उसको रीड करना और उसको पार्स करना किसका काम है? ब्राउज़र का काम है। उससे मतलब लेना और उसको अप्लाई करना, ये सारे ब्राउज़र, वो सिर्फ आपको फाइल दे देता है, ये फाइल ले लो और जो भी करना चाहते हो उसके साथ कर लो। तो कैसे हम किसी वेबसाइट ब्राउज़र को ये बताएंगे कि ये टेक्स्ट आपने बड़ा दिखाना है, कौन से टेक्स्ट को आपने छोटा दिखाना है, कहाँ पे बटन दिखाना है, बटन के अंदर क्या होगा, इन सो ऑन, कैसे दिखाएंगे? सो यू यूज़ अ लैंग्वेज, और ऐसे लैंग्वेज को जो कि फॉर्मेटिंग करता है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि ऐसा लैंग्वेज जिसमें आप लिख लेते हैं कि ये टेक्स्ट, ये हेडिंग होगी, ये टेक्स्ट, ये पैराग्राफ होगा। ऐसे लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which contains tags and is used for formatting documents और pages। अच्छा, ये कैसे अंदाजा लगाता है मार्कअप लैंग्वेज के कौन सा, ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग होगा कि पैराग्राफ होगा, या ये बटन होगा, क्या होगा? तो एक फैंसी टर्म हम यूज कर रहे हैं, टैग। इसको टैग से पता चलता है। टैग्स के बीच में जो टेक्स्ट आप लिख लेते हैं उसमें वो वही वाले प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेता है। सो इट इज़ यूज ओनली फॉर फॉर्मेटिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सिर्फ डॉक्यूमेंट का कंटेंट फॉर्मेट करने के लिए कि ये कैसे दिखाई देगा ये कंटेंट, उसके लिए मार्कअप लैंग्वेज होता है। BBC, XML, HTML, सम डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेजेस है। XML मोबाइल एप्लीकेशंस में किसी ने अगर जावा पढ़ी हो, एंड्रॉयड, वो तो उसमें मोबाइल एप्लीकेशंस के मार्कअप को बनाने के लिए, उसमें कंटेंट को बनाने के लिए हम XML यूज़ करते हैं। इन व्हाट इज़ HTML? HTML की तरफ आते हैं। HTML is the markup language। HTML मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर जो पेजेस हमें दिखाई देते हैं, उनके अंदर जो फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? HTML यूज़ करेंगे। HTML में क्या होता है? टैग्स होते हैं। टैग्स क्या, हर एक मार्कअप लैंग्वेजेस में टैग्स होते हैं, और डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेजेस के टैग्स डिफरेंट हो सकते हैं। टैग क्या है? टैग एंगल ब्रैकेट्स हैं, और उस एंगल ब्रैकेट्स के बीच में कुछ लिखा होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊँ तो ये देखिए, ओपन एंगल ब्रैकेट, फिर डिव, और फिर क्लोजिंग। ये देखिए स्टाइल का, देखिए ना, ये किस में बंद है ये स्टाइल कीवर्ड? ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे भी स्टाइल लिखा है लेकिन इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश है। क्यों फॉरवर्ड स्लैश है बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझे कि दीज आर द टैग्स।
ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको टेक कहते हैं। ये देखिए हेड, HEAD, और उनको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, और फिर जो इसको ओपनिंग टेक कहते हैं और इसको क्लोजिंग टेक कहते हैं। और क्लोजिंग टेक मुझे कैसे पता चल रहा है? फॉरवर्ड स्लैश से पता चल रहा है। तो आई एम नॉट बोरिंग यू मच मोर, आते हैं रियल काम की तरफ। आपको पता है अगर आपके पास कोई फाइल होता है, कंप्यूटर कैसे पहचानता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट में है? मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ना, ये देखिए इसके साथ लिखा है .mp4, और सारी वीडियोस के साथ या .mp4 लिखा होगा या .mov लिखा होगा, या इस तरह के कुछ डॉट के बाद कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो कि वीडियो फाइल्स के साथ लिखे होंगे। अब कंप्यूटर इस डॉट के बाद, आखिरी डॉट के बाद जो होता है, उससे ये अंदाज़ा लगाता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट में है। अब ये डिफाइन है कि MP4 और MOV ये फाइल्स क्या होते हैं? ये वीडियो फाइल्स होते हैं। तो इस डॉट के बाद जो नेम होता है, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। अब कंप्यूटर को कैसे ये पता चल रहा है कि ये जो फाइल है, ये वीडियो का फाइल है, उसने इसके साथ VLC का आइकन लगाया हुआ है। क्यों इसके साथ VLC नहीं लगाया हुआ है? इस वजह से कि वो एक्सटेंशन से अंदाज़ा लगा रहा है। तो अगर उसके साथ .pdf एक्सटेंशन है तो कंप्यूटर समझेगा कि अच्छा ये कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर ये PPTX है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पावर पॉइंट का कोई फाइल है। अगर ये MP4 है तो कोई वीडियो का फाइल है। अगर JPG या PNG या JPEG है तो फिर ये क्या है? ये इमेज है या GIF है। डिफरेंट इमेजेस के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। सो इससे कंप्यूटर अंदाज़ा लगाता है कि ये कौन सा फाइल है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे अगर आपको ये एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ व्यू में आ जाएं, और व्यू के अंदर ये विंडोज़ 11 है, इसमें थोड़ा सा मुझे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस, आई गेस प्रॉपर्टीज़ खोल लेता हूँ। अच्छा, ये तो इसके प्रॉपर्टीज़ मुझे बता रहा है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट पिन टू एक्सेस ऑप्शंस कर लेता हूँ लेट से, और ओपन ईच व्यू में आ जाता हूँ, और यहाँ पे कहीं होगा, अच्छा शायद आपका ये ऑप्शन टिक हो, हाइड एक्सटेंशंस फॉर नॉन फाइल टाइप्स। तो अगर आप इसको टिक करें ना तो ये एक्सटेंशंस गायब हो जाएंगी। एक्सटेंशंस होंगे लेकिन वो आपको, कंप्यूटर आपको दिखाएगा उनको नहीं, उन एक्सटेंशंस को नहीं दिखाएगा। तो अगर आपका ये टिक है तो आप इसको अनचेक कर दें, तो ये एक्सटेंशंस आपको नज़र आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक नए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है? हर कैसे पता चल रहा है? वो देखिए उसके साथ किसकी वजह से? एक्सटेंशन की वजह से। शाबाश। और एक्सटेंशन कौन सा एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल के लिए? TXT। तो मैं एक HTML फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये एक HTML फाइल है। कैसे बताऊँगा? मैं लेट से इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। और डॉट के बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? HTML। तो जैसे ही मैं इसको एंटर कर दूंगा, कंप्यूटर एक पॉपअप मुझे दिखा देगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ये आप अगर फाइल नेम एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी वीडियो फाइल को .mp4 से चेंज करते हैं उसका एक्सटेंशन .txt में, तो वो सही काम करेगा? नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा वो फाइल, क्योंकि आपने उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया है और एक इनवैलिड एक्सटेंशन उसको दे दिया है। तो ये इस कोई बात नहीं है, आप TXT को HTML में चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? बेसिकली मैं एक वेब पेज बनाना चाहता हूँ। तो वेब पेज बनाने के लिए मुझे चाहिए कि मैं एक HTML फाइल बनाऊँ। तो HTML फाइल कैसे बनाऊंगा? बस एक फाइल बनाऊंगा जिसका एक्सटेंशन HTML होगा, और उसको मैंने अपनी तरफ से इंडेक्स का नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं येस करूंगा ना, आप आइकन को देखें, डायरेक्टली उसने जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसका आइकन इसको असाइन कर दिया। क्यों? इसे पता है कि ये HTML फाइल्स लोग किधर देखते हैं? ये ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो मैं अगर इसको ओपन करूंगा, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि इस फाइल के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं इस फाइल को नोटपैड से खोल लूँ तो आपको नज़र आ भी जाएगा कि ये इसमें कुछ भी नहीं है। वेयर इज़ नोटपैड?
अच्छा, तो मैं नोटपैड से मैंने फाइल को खोल दिया है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब कैसे मैं इसमें ऐसा कोड लिखूंगा जो यानी कैसे मैं HTML का कोड लिखूंगा। तो अब अभी आपने पढ़ा कि HTML में क्या होता है, टैग्स होते हैं। तो ये डिफाइन करने के लिए कि ये HTML का कोड है, हमें एक टैग डिफाइन करना होगा HTML का। सो HTML और फिर /HTML, जिसका मतलब ये है कि दिस इज द स्टार्टिंग टैग और दिस इज द एंडिंग टैग। एंडिंग टैग में हमने उस नाम से पहले / लगाना होगा, और जो भी कोड हम लिखेंगे वो इस HTML टैग्स के अंदर लिखेंगे, ताकि ब्राउज़र इस HTML टैग के अंदर जो कोड होगा वही रीड करेगा और उससे HTML बनाएगा जो जो हमें नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास किसी भी वेब पेज में दो किस्म के वो होते हैं, टैग्स होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। ये जो भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये जो भी आपको नज़र आ रहा है ये बॉडी में है। बॉडी में जो भी हम लिखते हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आता है, और हेड में हम क्या लिखते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, यानी जो सेटिंग्स है पेज के, जो फाइल इनके साथ लिंक करना है, वो सारे के सारे हम कहाँ पे लिखते हैं? हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो अब HTML टैग के अंदर हम एक हेड टैग डिफाइन करेंगे, और इस हेड टैग के अंदर हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, अगर मैं इसको ना, ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है, सबमेरीन केबल मैप में, अगर इसको न्यू टेप टू द राइट या मूव टेप टू द न्यू विंडो कर लूँ, तो ये देखिए ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है, ये जो नज़र आ रहा है ये इसका टाइटल है। क्या है? टाइटल है। अब अगर हम अपना पेज खोल दें, अगर हम अपना पेज खोल दें तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वही नाम होता है, index.html। अगर मैं नहीं चाहता कि ये नाम हो तो क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे हेड टैग के अंदर एक दूसरा टैग है जिसको टाइटल कहते हैं। शाबाश, टाइटल टैग के अंदर मैंने इसका टाइटल स्पेसिफाई करना होगा। तो लेट्स से मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, ये चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे, वही पे वहाँ पे फिर index.html है। सो वाई अताउल्ला, index.html मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, मैंने वो वहाँ पे सेव कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे index.html यहाँ पे दिखाई। शाबाश, रिफ्रेश नहीं किया। रिफ्रेश जब हम कर लेते हैं, अभी इसने जो फाइल उठाया हुआ है वो पुराना वाला फाइल है, तो वो रैम में पड़ा होता है। जब तक हम इसको रिफ़्रेश नहीं करते तब तक वो उस फ्रेश फाइल को नहीं उठाएगा। तो जब आप कोई चेंजेस कर लें तो आप उसको रिफ़्रेश किया करें। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश कर लिया, हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो गया, और फर्स्ट वेबसाइट। और ये कौन कर रहा है? ये ब्राउज़र जो एप्लीकेशन है ये उन टेक्स्ट को रीड कर रहा है और उससे समझ रहा है कि अच्छा, टाइटल टैग के अंदर जो टेक्स्ट है मैं ये यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर कोई दूसरे टैग के अंदर ये टेक्स्ट लिख ले तो इसके साथ मैंने ये करना है। तो इसका ये सारे मतलब कौन ले रहा है? ये ब्राउज़र ले रहा है। ब्राउज़र को फाइल मिल रहा है, ब्राउज़र उस फाइल को रीड कर रहा है और उससे उसको यहाँ पे हमें ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, हेड के अंदर और कोई हमारा ख़ास काम नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और बॉडी टैग डिफाइन कर लेता हूँ और सारा कोड बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है। सो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सही है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, सो बॉडी के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पैराग्राफ लिखूँ। ठीक है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास पी टैग है। कौन सा टैग है? पी टैग है। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ ऑल प्रेज अल्लाह who enable us to learn new things, राइट। और मैं इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र क्या कहेगा, अच्छा ये जो टेक्स्ट है ये पी टैग के अंदर है, इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ है। तो टेक्स्ट वो दिखा रहा है? नहीं, टेक्स्ट वो नहीं दिखा रहा, बल्कि टेक्स्ट से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और टेक्स्ट के बीच में जो टेक्स्ट है सिर्फ वो दिखा रहा है, और इसी लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए पैराग्राफ में हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है। हमारे पास हेडिंग के लिए एक दूसरा टैग है जिसको हम H1 कहते हैं। ठीक है। तो हेडिंग के लिए 6 टैग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो सबसे पहला H1 जो है वो बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है साइज में। तो मैं अगर यहाँ पे H1 our first
क्या लिखूं? फर्स्ट मैसेज बेचती लिख लेता हूँ। फर्स्ट वेबसाइट ऑफ बेचती, ठीक है। और मैं इसको क्लोज भी करूँगा। सफ़ी, मैंने इसमें क्या गलती की है? शाबाश, फॉरवर्ड स्लैश मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं अगर इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए बड़ा बड़ा टेक्स्ट आ गया, जो जिसको हम H1 कहते हैं, ये सबसे बड़ा हेडिंग होता है। अगर हम इससे छोटा चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? H2 और H3 और इन चीज़ों को करेंगे। 4 हो गए, 5 और 6, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं, ब्राउज़र सारा स्पेस इग्नोर करता है। मैं अगर यहाँ बेच 3.0 ना, इसके बीच में मैं बहुत सारे स्पेसेस लिखूँ, ठीक है, इंसर्ट करूँ बहुत सारे स्पेसेस को, ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा, सिर्फ एक ही स्पेस लेगा। ये देखिए, किसको क्लोज नहीं किया? ओह सॉरी, ये देखिए कितना स्पेस दिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा। सो इट इग्नोर्स, बेसिकली सिर्फ एक स्पेस लेता है। स्पेस देना हो, एक स्पेस काफ़ी है। अगर आप 5 स्पेसेस भी दे दें तो वो एक स्पेस कंसिडर करेगा। हाँ, उसके लिए आगे टैग्स आएंगे। नाइस। अच्छा, यहाँ पे H2, लेट्स से ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, H5 है और दिस इज H6, ठीक है। दिस इज H6, H5, H4, थैंक्स, 3 और 2, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखिए ये डिफरेंट हमारे पास हेडिंग्स है। दीज आर द हेडिंग्स अवेलेबल। एक मसला आपको दिखाई दे रहा है। मैं अब ये जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिनको HTML और CSS आता है, शायद वो मुझको अभी गिरेबान से ना पकड़े कि ये आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक विंडो में आप कोडिंग कर रहे हैं। सो कोई हेल्प मुझे नोटपैड दे रहा है? नहीं, न मुझे वो एरर्स दिखा रहा है, न मुझे ये बता रहा है कि ये कौन सा, मतलब टेक्स्ट कौन सा है, उसमें टेक्स्ट कौन सा है, हमने खुद यहाँ पे देखना होगा। So this is not an environment, this notepad is not an environment for the development. डेवलपमेंट के लिए हमें ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो, जिस एप्लीकेशन में हम कोड लिखें तो वो उस कोड को समझ सके, और जो टैग हो उसका रंग अलहदा करें, हमें सजेशंस भी दें। जिस तरह हम गूगल में कुछ टाइप करते हैं और वो नीचे सजेशन दे देता है कि आप ये कहना चाहते हैं, आप ये सर्च करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा एप्लीकेशन चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशन को, जो कि उसमें टेक्स्ट एडिटर भी होता है, इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, वो कोड भी पहचानता है, उसमें डेवलपमेंट के लिए आप जो डेवलपमेंट कोडिंग कर रहे हैं उसके सारे के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे एप्लीकेशन को हम एक फैंसी नाम देते हैं जिसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में आपकी मदद करता है, ऐसे एप्लीकेशन को हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। किसी ने अगर C++ का कोड किया हो तो उन्होंने कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया होगा। कोड ब्लॉक्स C++ के लिए IDE है, पाइथन के लिए दूसरी IDE है, जावा के लिए Eclipse है, जावास्क्रिप्ट के लिए और वेब डेवलपमेंट HTML और CSS के लिए बहुत सारी IDEs हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें। एक तो है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय द वे। एक नोटपैड प्लस प्लस है। दूसरा है एटम। एटम भी एक IDE है, ये भी अच्छी है गुजारा हाल। एक सबलाइम टेक्स्ट है, दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड है, ब्रैकेट्स है, वेम है, एंड सो ऑन। ये देखिए एक्लिप्स ये जावा का है। अच्छा, मे भी इसमें वेब भी हो सकता है, और नोटपैड प्लस ये सारे उसके IDEs हैं। सर, जी, इनमें कोई ऐसा है जो हमें ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करके दे? ऑटोमेटिकली, मतलब हम उसमें वेबसाइट करें ना, तो हाँ, वो जो ये स्कूल में तो खुद करना पड़ता है, हम्म, किसी और में ऐसा है कि हम उसको करें तो नहीं, कोड से रिस्पॉन्सिव? होगा, खुद नहीं देगा। हाँ, मे बी ऐसे एक्सटेंशन शायद आए हो, मुझे नहीं पता कि वो आपके कोड को रिस्पॉन्सिव करते हो। मे बी ऐसे एक्सटेंशंस हो, वो भी विजुअल स्टूडियो कोड में अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको खुद करना पड़ता है। आगे बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, मीडिया क्यूरीज और इनके कंसेप्ट्स, और बूटस्ट्रैप और ये इन सब का एक ही मोटिव है, मेक द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। क्योंकि 2010 के बाद बहुत, यानी वो आ गया ना, फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन,
टच फ़ोन आ गया जिसने दुनिया बदल दी, सारे लोग वो फ़ोन पे चले गए। और अभी भी वेबसाइट को बहुत सारे लोग 60 मोर देन 60% में भी वो अब मोबाइल से वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस का बहुत वो चल रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस कोई आईडीई आपके लिए नहीं करता, वो आपके लिए कोड नहीं लिखता। आईडीई आपके कोड लिखने में आपकी मदद करता है, आपके लिए कोड नहीं लिखता। ठीक है, किसी का कोई पर्सनल चॉइस है, कोई चाहता है कि मैं एटम यूज़ करना चाहता हूँ, अगर दूसरा कोई चाहे कि मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, यू कैन यूज़ इट। लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे आगे हम ऑब्वियसली इसमें शिफ्ट होंगे। सो व्हाई नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वेल एंड गुड। ठीक है, सो माय टू रिकमेंडेशंस आर सबलाइम टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो कोड। कैसे करेंगे आप विजुअल स्टूडियो कोड और डाउनलोड? ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और मैक लिनक्स विंडोज़ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग आपने डाउनलोड करना होगा। तो आप, मेरे पास विंडोज़ है तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर मैंने जिस तरह आम एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपने इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास ओपन भी है। तो मैं अगर इसको ओपन कर लेता हूँ, इस तरह से ओपन कर लेता हूँ, सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो इस तरह का कोई एक एप्लीकेशन वो ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपने जो फोल्डर ओपन किया होता है, वो फोल्डर, उसके अंदर जो फाइल्स होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सप्लोरर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर आपने एक्सप्लोरर सेलेक्ट किया हुआ है तो जो फोल्डर आपने खोला है, आपको उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और राइट साइड पे जिस फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं वो फोल्डर, जिस फाइल पे आप क्लिक करते हैं वो फाइल ओपन हो जाता है। मेक सेंस? ठीक है, इन नेक्स्ट ऑप्शंस को हम इंशाल्लाह फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारा सिर्फ इसी एक्सप्लोरर के साथ काम है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो फोल्डर मैंने आज के क्लास के लिए स्पेसिफाई किया है, मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। आपके लिए भी ये रिकमेंडेड है कि आप वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प का एक फ़ोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के अंदर, ये देखिए मैंने फ़ोल्डर्स बनाए हैं बेस 3, और उसके अंदर आप, आज सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास का एक फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर अपना कोड जो फाइल्स आप बनाते हैं उसको इसके अंदर सेव करें। मैंने क्लास वर्क का वो किया है तो मैं क्लास वर्क को ओपन कर देता हूँ। अब देखिए, ट्रस्ट ऑल द, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। अब मेरे पास उस फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल है? लिसन, नो टॉकिंग, index.html है। तो मैं अगर इस index.html पे क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, उसने थोड़ा स्टाइल किया है कि नहीं? बिल्कुल उसको स्टाइल किया है। अब मैं अगर कोई यहाँ पे टैग लिखूंगा तो मेरे लिए वो सजेशंस भी मुझे प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मेरे लिए काम को और भी आसान। मैं अगर यहाँ पे नीचे एक और पी टैग लेना चाहता हूँ तो ये देखिए, जैसे ही इस पे क्लिक एंटर दबा देता हूँ तो वो पूरा पी टैग मेरे लिए खुद बना देगा। सही है। अच्छा, सो मैं एक और पी टैग बनाता हूँ और उसमें कोई डमी टेक्स्ट डालते हैं। लॉरम एक डमी टेक्स्ट डालने के लिए एक वो है, एक एब्रीविएशन है। तो मैं जैसे ही लॉरम पे क्लिक कर लेता हूँ, एक पूरा टेक्स्ट बना देगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये लाइन 13 नंबर लाइन, ये बहुत एक्सपेंड हुआ है। हम इस तरह जाएंगे, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करेंगे। इससे बचने के लिए ना, अगर आप चाहते हैं कि अगर लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो ना, तो उसे इसी विंडो में शो करो, इसको आगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना करो। तो आप व्यू में आ जाए और वर्ल्ड रैप को टिक करें। तो वर्ल्ड रैप को जैसे ही मैं टिक कर देता हूँ, 13 नंबर लाइन वो मल्टीपल उस पर शो हो जाता है। ठीक है, सो मैं इसको अगर सेव कर लेता हूँ, ब्राउज़र में आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो दूसरा वो भी यहाँ पे पैराग्राफ भी आ जाएगा। सो एक और बात, HTML टैग के साथ साथ आपने यहाँ पे एक और टैग भी डिफाइन करना होता है जिसको डॉक टाइप कहते हैं। ये देखिए खुद वो मुझे सजेशंस दे रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, डॉक टाइप HTML ये लिखेंगे। इससे क्या करता है ब्राउज़र, इससे ये अंदाज़ा लगाता है कि ये कौन सा HTML आप यूज़ करते हैं। अब HTML के भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, HTML 1 2 3 4 5, हम जो पढ़ रहे हैं ये 5 वर्जन है। तो 5 वर्जन के लिए ये टैग ज़रूरी है कि आप ये टैग डालें, जिससे ब्राउज़र को पता चल जाए कि अच्छा ये HTML 5 है। अगर आप नहीं डालते तो ब्राउज़र खुद वो अज्यूम करेगा कि ये HTML 5 है, लेकिन अगर डाल दे तो अच्छा है।
तो मैं अगर इस पूरे के पूरे यहाँ पे अगर मैं नया फाइल बनाऊँ ना, अदर या न्यू डॉट एच टी एम एल, ठीक है, और इस एच टी एम एल के अंदर मैं सिर्फ एच टी लिख लूँ और मैं एच टी कोलोन 5 को एंटर दबाऊँ, तो पूरा का पूरा जो एच टी एम एल का कोड है ये खुद ब खुद मुझे मेरे लिए लिख लेगा। ये देखिए। अच्छा, हेड के अंदर हम ये सारा ये 3 टैग्स रिमूव कर लेंगे क्योंकि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का बन गया है जो अभी हमने इंडेक्स में बनाया था, राइट? लेकिन ये उसने हमारे लिए खुद ब खुद बना दी। अब इस लिंक, अच्छा ये भी मैं हटा देता हूँ, नो नीड। सही है। सो इज देयर एनी डिफरेंस? नो, सिर्फ स्पेसेस का डिफरेंस है जो कि होना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो टाइटल टैग है ये हेड के अंदर है, तो इसको एक स्पेस इसको इंडेंट किया हुआ है इन्होंने। तो मैं अगर यहाँ पे वो बनाता हूँ, H1 बनाता हूँ, तो मैं H1 लिख लूँगा, इस पर क्लिक एंटर दबाऊँगा फिर, और आवर फर्स्ट मैसेज और पी टैग लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। इसी न्यू को मैं अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास चेंजेस सफीउल्लाह नहीं आ रहे, क्यों? रिफ्रेश मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए, फाइल फोल्डर। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आवर फर्स्ट मैसेज लिखा है और ये चीज़ लिखी है H1, और वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्यों? वो दूसरा फोल्डर है। फोल्डर है? जी। वो दूसरा फोल्डर है कि दूसरा फाइल है? फाइल फाइल है, न्यू डॉट एच टी एम एल, तो मुझे उसको ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और न्यू डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैं एक क्लास को पास करता हूँ, आप काइंडली एक फ़ोल्डर बनाएं, वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएं, हर एक क्लास का अपना फोल्डर होगा, और उसके अंदर एक बस 6 हेडिंग्स बनाएं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, एक पैराग्राफ बनाएं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। ओके, सो कुछ न्यू टेक्स को डिस्कस करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे आ जाऊँ, राइट? मैंने एंटर दबाया, मैं न्यू लाइन पे आ गया, और मैं यहाँ पे कुछ और वो लिख लेता हूँ कि दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम वी आर बिल्डिंग वेबसाइट्स, ठीक है। मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख लिया है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ और न्यू डॉट एच टी एम एल को रिफ़्रेश करता हूँ, ये उसी लाइन पे आ जाता है। क्यों? इसलिए कि ब्राउज़र जो नेक्स्ट लाइंस है पैराग्राफ के अंदर या H1 के अंदर या किसी भी टैग के अंदर, अगर आप नेक्स्ट लाइन वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, या मल्टीपल स्पेसेस डालते हैं, उस नेक्स्ट लाइन को, उन मल्टीपल स्पेसेस को वो सिर्फ एक स्पेस कंसिडर करता है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम इस टेक्स्ट को, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम वी आर बिल्डिंग वेबसाइट्स, इसको कैसे हम न्यू लाइन पे ले जाएं। तो उसके लिए एक टैग है जिसको हम बी आर टैग कहते हैं, हम वो यूज़ करेंगे। सो ओवर हेयर हम यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसको बी आर टैग कहते हैं। और बी आर टैग चूँकि इसके अंदर ये टेक्स्ट को स्टाइल करना, टेक्स्ट पे कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना नहीं है, सिर्फ लाइन को ब्रेक करना है, इसलिए ये एक ही टैग होता है, ठीक है। इसमें डबल टैग्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक ही टैग होता है। और ऐसे टैग्स को एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग्स, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, तो इसलिए ये एक ही टैग होता है। तो अगर हम यहाँ पे /br लिखें तो, और इसको रिफ़्रेश करें, तो देखिए हमारा जो इस br के बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया है, ठीक है। सो दिस वाज आवर एम्प्टी टैग। अगर आप चाहते हैं, लिसन, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें, जैसे मैं यहाँ पे google.com में आ जाऊँ ना, और यहाँ पे मैं दे दूँ लेट्स से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। मैं इस टेक्स्ट पे जब क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे किसी दूसरे वेबसाइट, किसी दूसरे एड्रेस पे ले जाता है। ये देखिए ना, code.visualstudio.com/download।
अगर हम इसी तरह से एक टेक्स्ट को जो कि हमें किसी दूसरे वेबसाइट को रिडायरेक्ट करे, ऐसे टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे टेक्स्ट को लिंक कहते हैं। वेब डेवलपमेंट के टर्मिनोलॉजीज में उसको लिंक कहते हैं। और लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे ए टैग बनाएंगे। और ए टैग में क्या होता है, एक ए टैग का मतलब एंकर टैग। एंकर किसे कहते हैं, उर्दू में एक बहुत खूबसूरत इसको लंगर, एंकर लंगर को कहते हैं। तो ये एक किस्म से आप कह लें कि किसी दूसरे वेबसाइट में इसने अपना लंगर वो डाला हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं वो आपको इस दूसरे वेबसाइट पे ले जाता है। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ गो टू गूगल, और इस टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, google.com पे ले जाना चाहिए। लेकिन मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं, मुझे किसी दूसरे वेबसाइट को रिडायरेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि इसे वही तो नहीं हो रही कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने वो इसको लिसन, मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे किसी वेबसाइट को रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं इसे बताया नहीं है कि मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ पे आपने रिडायरेक्ट करना है, तो वो भी हमने यहाँ पे बताना होगा। तो अब ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमें देना है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम टैग्स में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आप यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब देंगे तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स देंगे। एट्रीब्यूट्स कैसे देंगे, अगर कोई एट्रीब्यूट आप स्पेसिफाई करेंगे तो उसका नेम लिखेंगे उस एट्रीब्यूट का, फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे और फिर डबल कोट्स में आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो एंकर टैग को ये बताने के लिए कि कोई अगर आप पे क्लिक करे, आपने कहाँ जाना है, हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट करना है जिसको href एट्रीब्यूट कहते हैं। और इस href के अंदर हमने वो एड्रेस देना है कि किस एड्रेस पे मुझे ये ले जाएगा। तो https google.com। तो मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए इसका वो कलर और स्टाइल भी चेंज हो गया है, ये इससे एक प्रॉपर लिंक बन गया है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे google.com पे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेम पेज में उस नए वेबसाइट को ओपन कर लेता है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नए पेज में मुझे उस वेबसाइट को रिडायरेक्ट करे, तो उसके लिए मुझे एक और एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना होगा, जिस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, टारगेट। शाबाश, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक की वैल्यू देंगे तो ये एक ब्लैंक पेज में हमें google.com को रिडायरेक्ट करेगा। तो रिफ्रेश कर दिया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए नए टैब में google.com वो ओपन हो गया। ठीक है, सो दिस इज अवर लिंक टैग या ए टैग। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई बटन बनाएं, तो बटन बनाने के लिए हमारे पास बटन टैग है। और बटन टैग लेट से किसके लिए होता है, लॉगिन लेट से। ठीक है, मैं इसके अंदर लॉगिन लिख लेता हूं, तो बटन के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो आपने इस बटन टैग के अंदर लिखना होगा। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास एक बटन भी आ जाएगा, एक बदसूरत बटन। आगे हम इसको स्टाइल करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग प्लीज बेयर इट विद मी। एक चीज़ आपने नोट नहीं की, वो ये है कि यहाँ पे h1 था, ये देखिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ। h1 टैग है और फिर p टैग है। h1 टैग अलहदा लाइन पे है, p अलहदा लाइन पे है, और a और बटन दोनों एक ही लाइन पे है। क्यों, वजह बताता हूँ जी। नहीं, वो तो p टैग के अंदर मैंने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये क्यों, अताउल्ला कुछ कहना चाहता है जी। ये जो हमारे पास पैराग्राफ और हेडिंग वाले होते हैं टैग, ये न्यू लाइन से शुरू होते हैं। नाइस, हमारे पास दो किस्म के टैग्स हैं, एक को कहते हैं ब्लॉक स्कोप टैग्स और एक को कहते हैं इनलाइन टैग्स। ब्लॉक टैग्स वो होते हैं जो टैग्स आप जब डिफाइन करते हैं वो हमेशा स्टार्ट भी नए लाइन से लेंगे और अपने लाइन में वो किसी दूसरे बंदे को नहीं, किसी दूसरे टैग को नहीं छोड़ेंगे। सही है। दूसरे किस्म के टैग्स वो होते इनलाइन टैग्स हैं। इनलाइन टैग्स उन टैग्स को कहते हैं जो कि नए लाइन से अपने लाइन में किसी दूसरे टैग को भी, दूसरे इनलाइन टैग को छोड़ते हैं, दूसरे ब्लॉक को नहीं, क्योंकि ब्लॉक टैग स्टार्ट भी नए लाइन से होगा और अपने लाइन में किसी दूसरे को छोड़ेगा भी नहीं। तो अब इस h1 को देखें, h1 क्या है, ये ब्लॉक टैग है।
तो इसने अपने लाइन में, हालांकि ये यहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म हुआ है, इसने अपने लाइन में किसी दूसरे टैग को अलाउ नहीं किया। और पी टैग जब हमने डिफाइन किया तो पी टैग भी नए लाइन से शुरू हुआ है और इसने अपने जो लाइन है उसमें किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन लिंक टैग और बटन टैग दोनों इनलाइन टैग्स हैं, तो दोनों एक ही लाइन पे आए हैं। तो जहाँ पे लिंक टैग ख़त्म हुआ है बस वहीं से बटन शुरू हुए, वहाँ पे ही बटन शो हुआ है। सो दोनों एक ही लाइन पे है। वाई? बिकॉज दे आर इन लाइन एलिमेंट। तो बाज एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और बाज एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट इन लाइन होते हैं। मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये ब्लॉक है, ये इन लाइन है। तो अभी इस फिलहाल तक जो हमने टैग्स पढ़े हैं उनमें कौन कौन से ब्लॉक है और कौन कौन से इनलाइन है। तो H1 से लेकर H6 तक वो सारे क्या है? ब्लॉक एलिमेंट्स है। P भी ब्लॉक है और A और बटन का जो टैग है वो क्या है? इनलाइन है। शाबाश। अगर हम यहाँ पे इमेज शो करना चाहते हैं तो इमेज को कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस फोल्डर में है इमेज वहीं पे होना चाहिए। जिस इमेज को आप शो करना चाहते हैं वो उसी फोल्डर में उस इमेज को भी होना चाहिए, या आप डायरेक्टली किसी लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। तो इमेज के लिए जो टैग है वो है img टैग। और अगर आप देखें ना, लिसन, अगर आप यहाँ br के साथ ये लगाए ना लगाए, नो वरीज, ठीक है, सही है। तो इमेज भी एक एम्प्टी टैग है क्योंकि इसमें भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है। लिसन, इमेज भी एक एम्प्टी टैग है क्योंकि इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, बस एक इमेज दिखाना है, किसी टेक्स्ट को स्टाइल नहीं करना। अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा इमेज? तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करेंगे जिसका नाम है src एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट के अंदर हमने उस इमेज का नाम देना है जो इमेज हम यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और एक इमेज को कॉपी करते हैं। डाउनलोड्स में आते हैं, यहाँ पे होगा कुछ थंबनेल, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जिस फोल्डर के अंदर में था जो वो index.html फाइल है उसी फोल्डर के अंदर मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसका नाम थोड़ा आसान कर लूँगा, बहुत मुश्किल नाम है इसका। सो आई विल रिप्लेस दिस, क्या नाम दे दूँ, image1 लेट से, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है? image1.jpg। तो मैं यहाँ पे src में image1.jpg दे दूंगा तो ये इस इमेज को शो कर देगा वहाँ पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पूरा का पूरा इमेज शो हो गया है। ये बहुत बड़ा इमेज है इसलिए स्क्रॉलिंग भी आ गई है इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा इमेज ढूंढ लेता हूँ। लेट्स से फॉरेस्ट इमेज, ठीक है। और इस फॉरेस्ट के इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी, वेयर इज डाउनलोड सेव इमेजेस, डाउनलोड्स के अंदर इसको image2 का नाम दें, ठीक है। और यहाँ से मैं image2 को उठा के इसको यहाँ पे कॉपी करूँ, ठीक है। अगर मैं image2 दिखाना चाहता हूँ तो फिर src में क्या करूँगा? image2.jpg। ये देखिए, एक बात आपने नोटिस कर ली, क्या है? आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते, कुछ मुझे बता सकते हैं, क्या अखज़ कर सकते हैं? दिस इज़ ग्रेट, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। इमेज टैग वो भी इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि वो उसी लाइन से शुरू हो रहा है और मतलब सेम लाइन में बटन भी है, लिंक भी है और इमेज भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज भी क्या है? वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ग्रेट। अगर इस इमेज को बाय एनी चांस, ये इमेज मैंने गलत यहाँ पे वो दिया है, यानी मैंने यहाँ पे जेपीजी, मैंने जी नहीं दिया, तो इस वक्त इमेज शो होगा, एक ब्रोकन इमेज, एक आइकन आ जाएगा ब्रोकन इमेज का। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज अगर लोड हो रहा है या बाय एनी चांस ये किसी ने डिलीट कर दिया, वो इमेज शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ।
तो आपने यहाँ पे alt एट्रीब्यूट देना होगा, अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आप दे देते हैं तो वो वहीं पे उस इमेज के बजाय नज़र आएगा। फॉरेस्ट इमेज लेट से, कि बंदे को पता चले कि यहाँ पे अच्छा फॉरेस्ट का एक इमेज था, ये देखिए। तो alt टैग में हम जो दे देते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज आवर इमेज टैग। मैं इसको वापस जेपीजी कर लेता हूँ। अच्छा, आपको पता है आप डायरेक्टली किसी इंटरनेट से किसी लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें लेट्स से इस इमेज को डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ, तो कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा। मैं चेक करता हूँ, नहीं ये इसका एड्रेस नहीं है। मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ आ जाऊँगा और कॉपी इमेज एड्रेस फिर कर लेता हूँ। अब ये आ गए ना। तो आपने उस इमेज को ओपन करना है और उस इमेज की जो ये देखिए, मैंने उस इमेज पे क्लिक किया, वो ओपन किया और फिर मैंने कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया, और इसी एड्रेस को आप यहाँ SRC में दे सकते हैं। ये देखिए, मैं एक और इमेज लेता हूँ SRC, और यहाँ पे ओ अच्छा, हाँ अरबाज, मैं कैसे इसको एक ही लाइन पे, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एक ही उस विंडो में शो हो, स्क्रोलिंग हॉरिजॉन्टल उस पे ना हो। Alt+Z इसका शॉर्टकट है, और ऐसे भी कर सकता हूँ कि व्यू में आ जाऊँ और रैप करूँ। अच्छा, तो Alt अगर ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी है, तो अगर हम अपने वेबसाइट में आ जाए तो यहाँ पे हम इसको अगर रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास दो इमेजेस आ गए। और ये इमेज कहाँ से आए हैं? ये इंटरनेट से लोड हुआ है। तो अगर आप कोई एड्रेस दे देते हैं किसी इमेज का, तो वो भी उसको लोड कर सकता है। वो उसको रिक्वेस्ट करेगा कि यार मुझे ये इमेज दे दो, और वो जब ये इमेज इसको दे दे तो वो उसको डिस्प्ले यहाँ पे कर लेगा। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? ये नेक्स्ट, अच्छा ये तो इमेज तो इनलाइन था। मैं फ़ाद से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इमेज तो इनलाइन टैग है, क्यों ये इमेज नेक्स्ट लाइन पे शो हुआ है? वहाँ देखिए, इनलाइन है वो, दूसरे वाले को अपनी लाइन में नहीं आने देता। इनलाइन तो इसके उल्टा है, ब्लॉक अपने लाइन में आने नहीं देता। इनलाइन तो एक ही लाइन पे आ सकते हैं, उसके पास अगर स्पेस है तो वो एक ही लाइन पे आ सकते हैं, तो ये क्यों नहीं आया? हाँ सफ़ी, आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्यों नहीं आया? अहमद, शाबाश, साइज इसका बड़ा है। तो एक ये जो अब ये जो साइज है ना, ये जो जगह रह गई है, इसमें ये नहीं आता। तो अगर वो नहीं आता तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सर अगर साइज सेम होता तो फिर ये एग्जैक्टली अगर इसमें ये आता, इस साइज इसके सेम होता या इससे थोड़ा छोटा होता इसका साइज, तो फिर ये एक ही लाइन में आते सब। एक लाइन में आता, मतलब इसमें साइड स्क्रॉल पे आते हैं या उसके अंदर अंदर नहीं 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 नहीं, साइड पे, साइड साइड पे, हाँ हाँ, नहीं अंदर नहीं आएगा। जूम आउट कर लूँ, कैसे जूम आउट कर लूँगा? कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, ये देखिए, ठीक है, वेरी नाइस। तो जूम आउट अगर आप कर लेते हैं तो देखिए लाइन वो बड़ा हो जाता है, तो वो एक ही लाइन पे आ जाता है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये इमेज क्यों एक लाइन पे नहीं आया? ये तो इनलाइन एलिमेंट है, इमेज टैग इनलाइन एलिमेंट नहीं है। हाँ? शाबाश। अच्छा, सो दीज आर ऑल द बेसिक टैग्स। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इनलाइन टेक्स्ट को ब्रेक करना हो तो, इनलाइन टैग को ब्रेक नहीं करना नहीं हो, जो बी आर, एग्जैक्टली, ये भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बटन्स के साथ ए के साथ मैं वो नहीं चाहता, बटन नहीं चाहता, इसको कैसे ब्रेक करूँगा? बी आर टैग से, ठीक है। सो मैं यहाँ भी बी आर टैग लगा लेता हूँ, यहाँ भी बी आर टैग लगा लेता हूँ, तो वो उस लाइन को ब्रेक कर देगा, और फिर उस लाइन में उस इनलाइन एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकेगा। ये देखिए, सारे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। और ये अगेन मैंने यहाँ पे बी आर तो नहीं लगाया, ये अगेन बता रहा हूँ, इसलिए नेक्स्ट लाइन पे आया है क्योंकि इसका साइज़ वो बड़ा है इसके निस्बत, ये जो खाली जगह है। अच्छा समझ आ गई?
ओके सो व्हाट दोनों एक इमेज टैग में यूज अच्छा फिर होगा अगर मैं इसके नीचे ना इमेज एक और ले लूँ इमेज 2 नॉट जेपीजी सही है तो फिर आ गया है अच्छा बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है आप सोच रहे होंगे कि अगर वेबसाइट इस तरह बनते तो ये तो बिल्कुल आसान था तो ऐसा नहीं है हम इसको आगे CSS जब पढ़ेंगे इसको हम ब्यूटीफाई करेंगे इंशाल्लाह अच्छा थोड़े बेसिक और टेक्स्ट पढ़ते हैं या बस है नहीं पढ़ते हैं थोड़े थोड़े से पढ़ते हैं जी हाँ विथ और हाइट वो CSS से कर लेंगे लेकिन बता देते हैं चले आप इसके विथ को सेट भी कर सकते हैं मैं अगर चाहता हूं कि इसका विथ ना इस इमेज का विथ ये 100% हो जाए तो मैं एक एट्रीब्यूट को सेट कर सकता हूं और विथ एट्रीब्यूट और इसमें मैं 100% वो दे सकता हूं मेक सेंस तो ये जो हमारा इमेज है ये 100% हो जाएगा लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली ख़राब होगी क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा छोटा था और हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो उसके वो पिक्सेल्स वो फट गए अच्छा लेट मी एक्सप्लोर व्हाट आर द नेक्स्ट मैं W3 स्कूल्स चला जाता हूँ और वहाँ से कुछ ढूंढते हैं ट्यूटोरियल्स और इसमें HTML लेट्स से बेसिक्स फॉर्मेटिंग हेडिंग्स हो गए एट्रीब्यूट्स भी हो गए हेडिंग्स पैराग्राफ स्टाइल्स फॉर्मेटिंग हाँ ये सो लिंक्स है हमारे पास इमेजेस है कलर्स कमेंट्स अच्छा आपको पता है आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं HTML में कमेंट्स का क्या मतलब होता है कमेंट्स का ये वो होता है कि अगर आप एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं प्रोग्रामर के लिए किसी दूसरे बंदे के या अपने लिए कुछ नोट्स जोड़ना चाहते हैं कोड के अंदर और आप नहीं चाहते कि ब्राउज़र उसको रीड करें तो उसको फिर कमेंट कहते हैं मैं यहाँ पे कैसे कमेंट कैसे लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगाएंगे फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे फिर डबल हाइफन्स जब लगा लेंगे तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट ऑफ द साइट तो ये देखिए मैं अगर इस यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये एक कमेंट है और कमेंट डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए वो होता है अच्छा नहीं थोड़ा सा पढ़ते हैं हमारे पास लिस्ट्स भी होते हैं राइट दो किस्म के लिस्ट होते हैं आप जब लिस्ट बनाते हैं या तो वो ऑर्डर्ड होता है 1 2 3 4 5 और या वो क्या होता है अनऑर्डर्ड होता है तो लिस्ट बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ करेंगे ठीक है अब इस OL टैग के अंदर एक एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमने li टैग यूज़ करना होगा और लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OL टैग के अंदर के टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ठीक है और फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सा है जावास्क्रिप्ट ठीक है अकॉर्डिंग टू 2021 सर्वे दूसरी जो टॉप लैंग्वेज है दूसरे नंबर पर वो कौन सी है पाइथन ठीक है तीसरे नंबर पे टाइपस्क्रिप्ट आई गेस टाइपस्क्रिप्ट है कि क्या है तीसरे नंबर पे जावा है आई गेस चौथे नंबर पे C# है जिसको लोग सीहेश बाज लोग कहते हैं ठीक है तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पे आ जाऊँ रिफ्रेश करूं इस पेज को तो मेरे पास ये देखिए टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मेरे पास
वो ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया है। अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें मतलब टॉप और ये इन चीज़ों का तस्वर नहीं होता, बल्कि आप अनऑर्डरली भी उनको डाल सकते हैं। जैसे आपको घर में अपनी माँ कहें कि यार फ़लाँ चीज़, ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, तो वो तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, राइट। या गैजेट्स, आपके पास कौन से गैजेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ माई गैजेट्स, और एल के अंदर इसमें भी हम लिस्ट के आइटम्स को एल से स्पेसिफाई करेंगे। लेट से वॉच है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। सो दीज आर द लिस्ट। में यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। देखिए मैंने एक स्पेस यहाँ पे पूरा लाइन खाली छोड़ा है, नो वरीज, ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा। तो मैं यहाँ पे एक h3 टैग लेता हूँ और लिस्ट इन HTML, ठीक है। अच्छा, साथ में एक और काम भी कर लेते हैं, टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो टेबल्स इन HTML। टेबल्स में कैसे टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक टैग क्रिएट करेंगे जिसको टेबल टैग कहते हैं। और टेबल के अंदर क्या होते हैं, रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हम सबसे पहले कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे या रो को, रोज़ को, और रोज़ के अंदर फिर हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे। सो टी आर मतलब टेबल रो, और टी डी मतलब टेबल डिवीजन, मतलब एक कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए आप टी डी यूज़ करेंगे। सो मैं नेम या सॉरी आईडी, और यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र्स, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं, सॉरी, एक और कॉलम जिसका वो होगा नेम, एक और कॉलम लेट से ईमेल, एक और कॉलम फ़ोन नंबर, और एक और कॉलम एड्रेस लेट से, ठीक है। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये टेबल बन जाएगा, लेकिन टेबल बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में है, सही तरह से नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर लूँगा, मेरे ख्याल से बॉर्डर, और बॉर्डर 1 पिक्सल्स, तो बॉर्डर आ जाएगा इसके इर्द गिर्द। और ये बहुत छोटा लग रहा है, मैं इसके विड्थ को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो अतहर क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये इतना छोटा जगह इसने घेरा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये 100% विड्थ को घेरे, तो क्या करूँ। नाइस, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे, विड्थ का एट्रीब्यूट, ठीक है, और मैं यहाँ पे 100% दे दूँगा, ठीक है। तो ये 100% इसका विड्थ हो जाएगा, 50% भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और मैं इस टी आर को कॉपी करके दूसरा रो बनाना चाहता हूँ, तो इसको पेस्ट कर दूँगा। तो आईडी पे 1 होनी चाहिए, नेम लेट से जाज, और ईमेल लेट से अहमद के @gmail.com, फ़ोन नंबर लेट से +9234 312345678 और लेट से एड्रेस है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, ठीक है। सो मैंने एक नया रो बना लिया और वो नया रो यहाँ पे आ गया है। तो मैं अगर मल्टीपल रोज़ बनाना चाहता हूँ तो आसानी के लिए क्या इसमें नया डेटा पुट करूँगा, बस मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रोज़ आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल आखिर में मैं चाहता हूँ कि इससे नीचे थोड़ा स्पेस होना, तो मैं यहाँ पे BRs लगा दूँगा ताकि वो कुछ लाइंस को ब्रेक करें और ताकि हमें थोड़ा नीचे स्पेस मिले, ताकि हम स्क्रॉलिंग कर सकें। ये देखिए, थोड़ा हमें स्पेस मिले। अच्छा, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली हेडिंग्स क्या होते हैं,
बोर्ड्स होते हैं। तो इनिशियल जो पहला रो होता है, किसी भी रो में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम हेडिंग को पहले रो में यूज़ करते हैं। तो आप पहले रो में आ जाए और इंस्टेड ऑफ टी डी आप इसको टी एच करें, तो ये टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देगा और उसको सेंटर अलाइन कर देगा। उसको क्या कर देगा? सेंटर अलाइन कर देगा। और टी एच, और मैं इसको भी टी एच कर लेता हूँ। ये देखिए सही है। सो ये जो हेडिंग्स है इसको बोल्ड भी कर दिया है और उसको सेंटर अलाइन भी कर दिया। ये देखिए ये लेफ्ट अलाइन है, हर एक सेल के साथ ये इस लेफ्ट के जो लेफ्ट बॉर्डर है उसके नज़दीक है और ये बिल्कुल मिडल में है। तो इसको कहते हैं सेंटर अलाइन, इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन। तो ये हमारे पास हम HTML में ऐसे टेबल्स बना सकते हैं। किसी भी वेबसाइट में अगर आपने टेबल बनाना हो तो इस तरह बना सकते हैं। बहुत बदसूरत टेबल है, CSS में आगे इंशाल्लाह इसको खूबसूरत बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर्स के बीच में जो फासला है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ये जो सेल के बीच में स्पेसिंग है, ये ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ हेडिंग्स को बोल्ड करना चाहता हूँ। KTK बोल्ड नहीं हुआ, ये मैंने कैपिटल लिखा है, नहीं बोल्ड, ये मैंने कैपिटल लिखा है। नो, ये देखिए तो ये बोल्ड नहीं है, ये मैंने सारा कैपिटल लिखा है। अगर मैं इसको ना इस तरह करूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ये बोल्ड है अब। हाँ, जब हम कैपिटल लिख लेते हैं तो वो वैसे बोल्ड दिखाई देता। अच्छा, अगर मैं इन सेल्स के बीच में स्पेस को ख़त्म करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मैं टेबल को एक एट्रीब्यूट दूंगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसको जी सही है। ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है HTML में, अगर आप ऐसे कोई माइनर मिस्टेक कर देते हैं तो कुछ नहीं कहता। फिर स्ट्रिक्टर HTMLs भी होते हैं, मतलब अगर आप स्ट्रिक्ट HTML को यूज़ करना चाहते हैं, फिर अगर आप इसको मिस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट काम नहीं करेंगे, वो कहेगा कि आपने कुछ गलती की है इसमें। तो मैं अगर सेल के स्पेसिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेल स्पेसिंग एक एट्रीब्यूट है उसको मैं 0 करूँगा। तो अब देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल का इसमें स्पेस होता है, 1 पिक्सल का स्पेस इतना ही होता है। पिक्सल की यूनिट को समझे आप, पिक्सल बस एक डॉट, कंप्यूटर में एक डॉट को पिक्सल कहते हैं, ठीक है। तो तकरीबन एक डॉट का फासला है इनके बीच में। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये 0 हो जाएगा। ये देखिए सेल स्पेसिंग क्या हो गया है? 0 हो गया है, बीच में वो फासला वो ख़त्म हो गया, ये देखिए। और बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर है। सो दिस इज़ हाउ वी कंस्ट्रक्ट टेबल्स। अब आपको समझ आ रही है कि मार्कअप लैंग्वेज, समझ आ रहा है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या काम करता है? वो स्ट्रक्चर को बनाता है। अब ये हम ईंटें रख रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, इमेजेस डाल रहे हैं और पैराग्राफ्स बना रहे हैं, हेडिंग्स को बना रहे हैं। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, इसको पॉलिश कैसे करेंगे? वो स्टाइलिंग लैंग्वेज से करेंगे। सो मार्कअप लैंग्वेज का बस यही काम होता है कि वो टेक्स्ट से अंदाज़ा लगाता है कि आप इस टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो मार्कअप लैंग्वेज हम वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं उस मार्कअप लैंग्वेज को HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई गेस दिस इट फॉर टुडे। पूरा हफ्ता है, इसलिए अगर कल क्लास होती तो शायद मैं इतना काम ना करता, लेकिन कल क्लास है भी नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्लास है। तो हम क्या करेंगे कि आप प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस करें। अभी भी आप ऐसा करें कि आप इमेजेस डालें, बटन्स डालें, लिंक्स डालें, और वो बनाएं, लिस्ट बनाएं। बस वेबसाइट को नाम दे दें माई CV, राइट। उसमें अपनी इमेज डालें, उसमें अपना पैराग्राफ लिखे, कुछ इंट्रो वगैरह, अपने फेवरेट लैंग्वेजेस लिखें, जो लैंग्वेजेस आपको आती है या जिस लैंग्वेजेस में आपने काम किया है। साथ में अपना एजुकेशन भी मेंशन करें लिस्ट में, और कोई टेबल बनाएं। बस सोचे कि कैसे हम टेबल बना सकते हैं, क्या डेटा आपने उसमें डालना है। मे बी एजुकेशन को टेबल में डालें,
ठीक है, अपने एजुकेशन को कि फ़लाँ ईयर में ये किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है और कौन सी डिग्री है एंड सो ऑन। और लिस्ट में ना आप अपने स्किल्स को डालें कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में यानी HTML आपको आती है, CSS C++ आता है एंड सो ऑन। तो एक CV बनाएं अभी, मैं चेक करूँगा और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। यस, CV बनाएं, उसमें ये सारे डालें, अपनी इमेज डालें, अपना इंट्रो डालें, हेडिंग्स दें, टेबल्स बनाएं एंड सो ऑन। दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।